जय हिंद। आज हम इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। वो बेसिक इंट्रोडक्शन भी आज रिवाइज करेंगे हम सारा और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने ब्लैंक पेज रखा है, पहले इस पर थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, मैंने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में बोला था कि एक राजा था, वही लॉ बनाता था, वही लेजिस्लेचर था, वही लॉ को इम्प्लीमेंट करता था, वही एग्जीक्यूटिव होता था और वही गलत करने पर सजा भी देता था, वही जुडिशरी होता था। बट अगर राजा इनमें से एक काम गलत करे, लॉ गलत बनाए ठीक, चलाए गलत, चलाए भी ठीक, सजा देते टाइम गलती करे, तो उसको कौन रोकेगा? खुद ही तो वो मालिक है। और ये भी स्टेटमेंट बोला था कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये करप्शन हो जाता था इसमें, राजा अपनी फैमिली के लिए बायस हो जाता था और भी बहुत सारे कारण हो जाते थे। अब हमने ये तीनों काम राजा से ले लिए और ये काम अलग अलग बांट दिए। लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट नियम में दो हाउसेस की है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें 552 हैं, राज्यसभा की 250। अभी ये 545 तक लगी हुई हैं। इसमें से 530 स्टेट्स में से आती हैं, जिसमें से 6 कम हो गई हैं। 20 यूनियन टेरिटरीज में से आती हैं, जिसमें 6 एंड की 6 बढ़ गई हैं और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। मैंने बताया था ब्रिटिशर्स अपना इंतजाम करके गए थे और अब ये भी रिक्वायर्ड नहीं होते, ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। राज्यसभा की 250 में से 238 स्टेट्स में से और यूटी में से आती हैं। 12 स्पेशल होते हैं। इसमें मैंने सुधा मूर्ति का नाम दिया था कि जिनको चुना गया है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है जी। ये इनका काम है लॉ बनाना। ये सारे एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो लॉ ये बनाएंगे सरकार वही चला सकती है। सरकार एग्जीक्यूटिव होगी, जो गवर्नमेंट टेस्ट है, वो यही लॉ चला सकती है, अपनी मर्जी का नहीं चला सकती। मैंने लैंड रिफॉर्म्स के बिल की बात की थी, बीजेपी ने लाए थे मगर वो चला नहीं पाई क्योंकि वो पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद भी लोगों ने इतना रिवोल्ट किया कि पब्लिक की मर्जी के नहीं थे और फिर अल्टीमेटली उसे विड्रॉ करना पड़ा। लॉ पार्लियामेंट के हिसाब से ही चलेंगे और पार्लियामेंट लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बना सकती है। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है नहीं, चेक रखती है जुडिशरी। लॉ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बन गया, चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, वो भी चेक रखती है जुडिशरी। कोई पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं समझ आ रहा, उसका सही मतलब क्या है, वो कौन समझाएगा? जुडिशरी। कोई गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस पॉइंट का मतलब नहीं बदल सकती, निकाल नहीं सकती, जुडिशरी। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे लोअर कोर्ट्स हैं। सिंगल जुडिशरी सिस्टम है हमारा। कल ये बेसिक आइडिया मैंने दिया था, ठीक है। लोकसभा चुनी जाती है 5 इयर्स के लिए, राज्यसभा चुनी जाती है इनफाइनाइट पीरियड के लिए। मेंबर जो होता है वो 6 साल के लिए होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, राज्यसभा ऐसी बनी हुई है कि राज्यसभा में जब पहले बनी थी तो सारे इकट्ठे ही चुने गए थे, बट ऐसा स्ट्रक्चर बना, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि राज्यसभा में एक ग्रुप के जब 2 साल पूरे होते हैं, ये शुरू में वॉलंटरली किया गया था, पहले सब इकट्ठे आ गए, फिर 2 साल में कुछ निकल गए, फिर 4 साल में कुछ और निकल गए। तो एक ग्रुप के जब 2 साल पूरे होते हैं, दूसरे के 4 पूरे होते हैं, तीसरे ग्रुप के 6 साल पूरे होते हैं। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया हुआ। जब 2 साल बीतते हैं, जो 6 साल हो जाते हैं उनको चेंज करके उनका इलेक्शन कराया जाता है। उनका इलेक्शन होगा और वो चेंज होके नए आ जाएंगे, 0 ईयर वाले हो गए। जब 2 साल और बीतते हैं तो ये 4 साल वाले हो गए, ये 6, ये 2 साल हो गए। इनका इलेक्शन होगा, ये चेंज हो जाएंगे, 0 वाले आ जाएंगे। फिर 2 साल बीतेंगे, इनका 6 हो जाएगा, इनका 2, इनका 4, ये चेंज हो जाएंगे। फिर 2 साल बीतेंगे, इनके 2, इनके 4, इनके 6, सेम आ गया ना ये।
सो हर 6 साल में इलेक्शन की बारी आ जाती है। जैसे इसका इलेक्शन कितनी देर के बाद आ गया, 6 साल के बाद। तो हर 6 साल में मेंबर के इलेक्शन आ जाता है, और जब एक मेंबर का इलेक्शन आता है तो कुछ मेंबर्स का, एक ग्रुप का इलेक्शन आता है तो कुछ ग्रुप के 4 साल पूरे होते हैं, किसी के 2 पूरे हुए होते हैं, और किसी जिनके 6 होते हैं उनका इलेक्शन आ जाता है। तो इनके लिए इलेक्शन होगा। इलेक्ट होकर आप दोबारा भी चुने जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहां से ही बन सकते हैं। मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राज्यसभा से चुनेंगे थे। सो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका लीडर होता है, वो चुना जाता है। वो लीडर हो सकता है राज्यसभा से हो। सो प्राइम मिनिस्टर इज चोजन एज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। चुना हो सकता है राज्यसभा से जाए। पॉइंट समझा दिया आपने? ठीक है। इसका जो हेड होता है वो स्पीकर होता है। स्पीकर चुना जाता है। इनके हेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो राज्यसभा की जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। सो ही इज एक्स ऑफिशियो। कुर्सी की ताकत है कि वो चेयरमैन बन जाते हैं। पॉइंट समझ आया जी आपको? तो ये बेसिक टर्म्स हैं, आगे डिटेल में और हम कवर करेंगे। ठीक है। मैंने एक और कल पॉइंट बताया था कि हम इलेक्शंस कौन कौन से देखते हैं। हम इलेक्शंस कौन कौन से देखते हैं? हम इलेक्शन देखते हैं एमएलए का, जिससे सीएम बनता है। एमपीज का, ये लोकसभा के ही होते हैं खाली, इससे पीएम बनता है। और हम तीसरा देखते हैं म्यूनिसिपैलिटी का, जिसमें कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं, या पंचायत का, जिसमें सरपंच चुने जाते हैं। हम राज्यसभा का कभी इलेक्शन नहीं देखते। राज्यसभा के इलेक्शन में ये एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। सो राज्यसभा इज ए इनडायरेक्टली चोजन बॉडी, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। स्टेट के एमएलए चुनते हैं किसी को राज्यसभा के लिए। पॉइंट समझ आया जी आप? कोई भी लॉ कैसे बनता है, कल हम यहीं पर खत्म हो गया था, तो मोबाइल को शट डाउन हो गया था, इस वजह से नहीं कर पाए थे क्लास। हम इलेक्शंस कितनी तरह के देखते हैं, ये मैंने बता दिया। हम जब लॉ बनाते हैं तो लॉ के बेसिक ध्यान क्या रखे जाते हैं? ठीक है, किस तरह के लॉ होते हैं? मैंने बोला था, सपोज करते हैं हमारी 545 सीट्स हैं लोकसभा में। आज जो है ना वो 320 लोग आए हुए हैं। इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको बोलेंगे प्रेजेंट। सपोज 300 लोगों ने वोट किया, तो इसको कहेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। राइट। सबसे कॉमन बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल। ये ऑर्डिनरी लॉज होते हैं। इनको पास करने के लिए 1/3 ऑफ 300 प्लस 1 सीट चाहिए, 1/2 ऑफ 300 प्लस 1 सीट चाहिए। सो 151 लोगों ने हाँ कर दिया, बिल पास हो गया। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना हो उसे अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। ये 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग है, प्लस 1। 201 लोगों ने हाँ कर दिया तो लॉ पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, आज तक हमने किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया है। इम्पीचमेंट करनी हो, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1। ये 340-50 के क्लोज, मोर देन 350 बनेगा। आज वोट ही कितने लोग कर रहे हैं? 300। आज तो रिमूव ही नहीं कर सकते। सो सबसे मुश्किल प्रोसीजर जो है वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है। और इम्पीचमेंट जो है उसके लिए बहुत स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और प्रेसिडेंट को भी तभी इम्पीच किया जा सकता है जब उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया हो, अपनी पावर्स का मिसयूज किया हो, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया हो, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। हमने आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया। हमने किसी जज तक को नहीं कंप्लेन इम्पीच किया है तक। जजेस का जो रिमूवल होता है वो भी इम्पीचमेंट की तरह होता है। जजेस का रिमूवल एक हाउस से शुरू हुआ, वहां से वो निकाले गए दूसरे हाउस में, होने से पहले, शुरू होने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये ऐसा होता है। बट हमने आज तक कोई प्रेसिडेंट या कोई भी जज कंप्लीटली, जिसको हम बोलते हैं कि इम्पीच कर दिया, ऐसा वो हुआ नहीं है। प्रोसेस कंप्लीट कोई नहीं हुआ। जजेस प्रेसिडेंट तो शुरू ही कभी नहीं हुआ। ठीक है जी। आइडिया हुआ बेसिक्स का थोड़ा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल करेंगे आगे कवर इसको।
कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट लेंथी और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। 1,46,385 वर्ड्स में लिखा गया है इंग्लिश के। सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, बल्कियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ठीक है जी। ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का दिया था एमएन रॉय ने 1934 में। 1935 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। तो ऑफिशियली डिमांड किया गया था इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए हैं इसे बनाने में, रफली 3 साल। 395 आर्टिकल्स थे जो 8 स्केड्यूल्स में डिवाइड थे। अब 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हो गए हुए, 12 स्केड्यूल्स में डिवाइडेड हैं। कुछ आर्टिकल्स, ठीक है, अभी भी जो हैं बीच में नंबर्स के है ही नहीं है, जैसे 400 नंबर का आर्टिकल नहीं है, कुछ आर्टिकल्स रख के हटा दिए गए तो नंबर है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो सब आर्टिकल्स बने हैं अभी भी स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट से ही होता है, खत्म 395 पे ही होता है। बीच में डाले हुए हैं नए नंबर्स, एडिशंस किए हुए हैं। स्टार्ट अभी भी फर्स्ट से और एंड 395 पे ही होता है। पॉइंट समझ आया आपको? नंबर 470 तक चला गया हुआ, बीच में सब आर्टिकल्स चल गए होंगे। बहुत रिजिड और फ्लेक्सिबल है। कुछ पार्ट अमेंड करना हो तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, कुछ पार्ट अमेंड करने हो उसके लिए जैसे इंपीचमेंट जैसी प्रोसीजर्स हैं, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग चाहिए। तो कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कुछ के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ऐसा पॉइंट जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को चेंज करता है, ऐसे बिल को पास करने के लिए स्टेट्स में से भी पास कराना पड़ता है। तो 2/3 स्टेट्स के लेजिस्लेचर से भी वो पास कराना पड़ता है। जैसे जीएसटी का बिल था, तो जीएसटी का बिल जो है वो पूरे टैक्सेशन प्रोसीजर को चेंज कर रहा था, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भी चेंज हो रही थी। जीएसटी का बिल जो है स्टेट्स में से भी पास कराना पड़ा था, तो सारी स्टेट्स में से जीएसटी का बिल भी पास हुआ था। तो वो प्रोसीजर वहां स्टेट में जब ऐसा बिल जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को चेंज करे, वैसा बिल जो है पार्लियामेंट में पास होने के बाद स्टेट्स के लेजिस्लेचर से भी पास करवाना पड़ता है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए डिटेल्स हैं, इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हो गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी 2 कॉपीज, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ये सेव करके रखी हुई है हीलियम फिल्ड केसेस में, ताकि खराब ना हो, इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू के अंदर, उन्होंने नंदलाल बोस को, जो शांति निकेतन थे, उनको एक काम दिया था कि वो डेकोरेट करे आर्ट वर्क से कॉन्स्टिट्यूशन को। तो एंशिएंट कल्चरल वर्क टेक्स्ट को डेकोरेट किया उन्होंने, उस पर इमेजेस वगैरह बनाई हैं। कैलीग्राफी जो है इंग्लिश की, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जिनको सक्सेना बुलाते थे, उन्होंने की है। सो इंग्लिश कैलीग्राफी इन्होंने की है। हिंदी कैलीग्राफी जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य ने की है। तो हिंदी में जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो जो राइटिंग है कैलीग्राफी है, वो वसंत कृष्ण वैद्य की है। इंग्लिश प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की है। डेकोरेशन जो है हैंड रिटन टेक्स्ट, ये प्रिजर्व किया गया पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, बताया हीलियम फिल्ड कंटेनर्स हैं उनके अंदर। सबसे ऊपर सिग्नेचर है जवाहरलाल नेहरू के, सबसे लास्ट सिग्नेचर है फिरोज गांधी का। फिरोज गांधी एमपी थे, उनके सन इन लॉ भी थे उनका। ये GHAN है, DHI गांधी, ये पारसी है, तो गांधी इनका लास्ट सिग्नेचर है। असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे ऊपर जो सिग्नेचर है, जो लिस्ट में सिग्नेचर्स हैं उसमें पहला सिग्नेचर है जवाहरलाल नेहरू का, लास्ट है फिरोज गांधी का, और सबसे ऊपर जो है सिग्नेचर, क्योंकि हेड थे राजेंद्र प्रसाद, तो उनका सिग्नेचर है सबसे टॉप पे, राइट। जब रायजादा को पूछा गया कि वो लिखने का क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा मैं एक पैसा नहीं लूंगा, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, बट मैं ये चाहता हूं कि आई विल राइट माई नेम ऑन द लास्ट पेज, ठीक है, आई विल राइट माई ग्रैंडफादर्स नेम। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिंदगी भर के लिए नाम लिखो गया, किसका? रायजादा का। तो उन्होंने नाम लिख दिया, पैसे कुछ नहीं दिए, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इटैलिक
स्टाइल में कैलीग्राफ किया गया। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है 251 पेजेस की है, 3.5 पौने 4 किलो की है, 3.75 kg की मैन्यूस्क्रिप्ट है जो सेव करके रखी हुई है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सी राजा गोपालाचारी ने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑन 15 नवंबर 1939 कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे बनाई जाएगी, ठीक है, जिसे बाद में एक्सेप्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिशर्स ने, अगस्त 1940 में। कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था मई 16 1946 को, जिसका मेन काम था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया बनाई जाए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं बनी थी, इन नॉमिनेट हुए थे प्रोविंशियल असेंबली से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, आपको दी गई थी सीट्स की, इस पॉपुलेशन की इतनी सीट्स हैं, तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो वोट मिला था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए प्रेसिडेंट के वोट में क्या होता है कि हर एमपी के पास वोट पावर होती है, बट वोट पावर बराबर नहीं होती है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होकर बनती है, तो वो एक अलग क्राइटेरिया से हम आगे बताएंगे। स्ट्रेंथ 385 मेंबर्स ओरिजिनली, 4 बाद में और डाले गए थे, 389 हो गई थी। ये जो 4 हैं इसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे दिल्ली के, अजमेर मरवार के, कुर्ग के और ब्रिटिश बलूचिस्तान के, ये 4 लोग और डाले थे, 389 स्ट्रेंथ हो गई थी। 292 रिप्रेजेंटेटिव्स जो आए थे वो 11 गवर्नर प्रोविंस थे वहां से, 93 रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन स्टेट्स में से आए थे। इलेक्शन जो हुआ 296 सीट्स असाइन की गई ब्रिटिश इंडिया में, ये कंप्लीट हो गया था बाय अगस्त 1946। इसमें से 208 सीटें ब्रिटिशर्स जीत गए, इस सीटों में से कांग्रेस जीत गई थी, 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी और इंडिपेंडेंस को 15 मिली थी, ठीक है। 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी उनके लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, दे वर नॉट फिल्ड, दे स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग को लगा कि हमारी सीटें बहुत कम है तो हमारा से भी कम हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमें वो हक नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दिया और डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद 16 अगस्त को था वो, जिसके बाद लेके रहेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, इस तरह के स्लोगन्स दिए गए, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई और उसके बाद सिचुएशन वर्सन हो गई, हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हो गए। मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि उन्हें अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, तो उनकी डिमांड थी कि हमें सेपरेट कर दो भाई। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, एक इंटेंशन दी कि कैबिनेट मिशन प्लान को वो स्क्रैप कर देंगे और कल्मिनेट करेंगे, इंडियन कल्मिनेट होता है कि लाएंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज सेपरेट कर दी गई। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दिया था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। याद रखिए इससे पहले ही बोल दिया गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे बाय जून 1948, बट ये 1 साल पहले ही कर दिया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पहले ही पास कर दिया, ठीक है। और ये अप्रूवल लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रोविजंस चेंज किए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में उन्होंने 2 स्टेट्स बना दी, पाकिस्तान के लिए डिमांड मुस्लिम लीग की पहले ही थी, वो एक्सेप्ट कर ली उसने। जब उसने देखा कि कांग्रेस में कंसेंसस मर्ज हो रहा है तो अल्टीमेटली उसने कांग्रेस को भी उसी प्लेटफॉर्म पे लाया और इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को मिली, ठीक है। मुस्लिम ने इसे शुरू से ही बायकॉट किया था और ये तब 211 लोगों ने अटेंड की थी। टेम्परेरी चेयरमैन चुने गए सचिंद्र नाथ सिन्हा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ये उसी तरह से है जैसे हम कभी जब नई पार्लियामेंट बनती है, नई लेजिस्लेचर जब हमारा लोकसभा बनती है तो हम सीनियर मोस्ट मेंबर को टेम्परेरी स्पीकर, प्रो टेम स्पीकर बना देते हैं, तो वैसे ही जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ये फ्रेंच सिस्टम के हिसाब से है कि जो सबसे एज थे, जो सबसे सीनियर होते हैं उन्हें हमने टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया, वो बने सचिंद्र नाथ सिन्हा। 2 दिन के बाद इलेक्शन हुआ
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो उस इलेक्शन में जीत के और वो फिर प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये रीअसेंबल्ड हुए 14 अगस्त 1947 को, सॉवरन बॉडी बनाई गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अथॉरिटी इंडिया में ट्रांसफर कर दी। यही बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यही बार पहली पार्लियामेंट बनी और राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे, वो पहले प्रेसिडेंट बने, वहीं से वो प्रेसिडेंट बने। पॉइंट समझ आया जी आपको? इसके बाद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दे दी गई थी पाकिस्तान को 3 जून 1947 को। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया था 299 डेलीगेट्स ने, जो डिफरेंट कास्ट रीजन वगैरह से आए थे मुस्लिम लीग के हटने के बाद। स्ट्रेंथ जो थी इंडियन प्रोविजन की ये 296 से 229 होगी, मुस्लिम लीग हट गई थी, और प्रिंसली स्टेट्स की घट के 93 से 70 होगी। ये 114 दिन तक स्प्रेड रहा, 3 साल में रफली 2 साल 11 महीने 18 दिन में 114 दिन ये बैठे हैं, यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिफरेंट प्रोविजंस को डिस्कस किया। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्ण मंचारी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऑन 11 दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद। 9 दिसंबर को सचिंद्र नाथ सिन्हा को चुना गया था। बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने, ड्राफ्टिंग कमेटी की जो कमेटी है उसके चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर बने। फैक्ट फिगर्स हैं, याद करनी पड़ेंगी। जो बाकी मेंबर्स रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर रहे, ये जे.एंड.के के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ आता है बड़ी बार क्वेश्चन कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन सा मेंबर जे.एंड.के का एक्स प्राइम मिनिस्टर था, तो वो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। 1937 से 43 तक ये जे.एंड.के के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये लास्ट मेंबर थे नेहरू कैबिनेट मिनिस्ट्री के, उसमें ये रेलवे मिनिस्टर थे, रेलवे और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, जो 1848 से 52 तक रही थी, और बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने थे 52 से 53 तक इंडिया के। अलादी कृष्णमूर्ति अय्यर ये एक्स एडवोकेट जनरल थे मद्रास स्टेट के। सेंटर के जो सबसे बड़े लॉयर होते हैं ना वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, स्टेट का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का लॉयर होता है उसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये एक्स होम मिनिस्टर थे बॉम्बे के। सैयद मोहम्मद सयादुल्ला, ये एक्स चीफ मिनिस्टर थे असम के, मुस्लिम के लीग के भी मेंबर रहे थे। डी.पी. खेतान, ये खेतान फैमिली जो है बहुत बड़ी बिजनेस हाउस है उसके मेंबर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर भी थे, लॉयर थे, ठीक है। इनको टी कृष्ण मंचारी ने रिप्लेस किया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो टी कृष्ण मंचारी ने 1948 में रिप्लेस किया। एन माधव राव, ये इंडियन सिविल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये एनडीए में भी आया हुआ है कि कौन सा मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी का जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, तो इंडियन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे एन माधव राव। दीवान ऑफ मैसूर स्टेट भी रहे थे 41 to 45, ठीक है। इन्होंने बी.एल. मित्रा को रिप्लेस किया था, वो इल हेल्थ की वजह से उन्होंने रिजाइन किया था, तो बी.एल. मित्रा की जगह एन माधव राव आए थे। डी.पी. खेतान की जगह टी कृष्ण मंचारी आए थे, ये 2 रिप्लेसमेंट्स भी थी। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 21 फरवरी 1948 को सबमिट किया गया, डिस्कशंस चलती रही और 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया। प्रीएम्बल में यही डेट है। कांग्रेस चाहती थी कि इसे 26 जनवरी को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन आया था, उस डेट को याद रखने के लिए इसे 2 महीने आगे कर दिया गया, तो अडॉप्ट इनेक्ट इसी दिन हो गया था, ठीक है। फुली फंक्शनल ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। Some provisions were added from that date. Rest will become functional from 26 January 1950. इसको फाइनली मेंबर्स ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 24 जनवरी 1950, ये लास्ट डे है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, और वहां फाइनल सिग्नेचर्स कर दिए थे। उसके बाद 26 जनवरी से ये चलना शुरू हो गया था। दिसंबर 13 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन लाया जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म आज प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को, और इसकी ही मॉडिफाइड फॉर्म आज हमारा प्रीएम्बल है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पहली पार्लियामेंट बनी, इन्होंने इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको अप्रूव कर दिया इन द कॉमनवेल्थ ऑन मे 9। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जो कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, वो सारी कंट्रीज कभी ना कभी गुलाम रहेंगी। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया 1949 में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया
जुलाई 22 1947 में। नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग को किया जैन 24 1950 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट चुना 24 जैन 1950 में। ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये ओपन में आ गया था सब लोगों के लिए ऑन Feb 4 1948। इसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। इसमें जनरल डिस्कशन हुआ था, 5 दिन चला था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसके बाद मिली नवंबर 15 1948 को, जब प्रोविजंस जो हैं इसके कंसीडर किए गए और डिस्कस किए गए डिटेल में। इसे सेकंड रीडिंग बोलते हैं। 7635 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई कि ये चेंज लाने चाहिए हमें, जो लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें से 2473 एक्चुअली डिस्कस हुए। थर्ड रीडिंग जो है ये 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई, फाइनली पास और एक्सेप्ट किया इसे 26 नवंबर 1949 को। लास्ट सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो 24 जन 1950 को हुआ था, जिसमें सिग्नेचर्स वगैरह सारे किए गए थे। 284 मेंबर्स, जिसमें 15 वुमेन है, उन्होंने इसको फाइनली साइन किया था और ये 26 जन 1950 से फुली फंक्शनल हो गया था। राइट। हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में से बहुत सारी चीजें बोरो की हैं। हमने ओरिजिनल बेस लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 को, 1935 को, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमने लिया। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक कमेटी भेजते थे, वो इंडिया को स्टडी करती थी, फिर उसके जो एनालिसिस हैं उसके बेस पे वो नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्रिएट करते थे, तो उससे चेंजेस लाए जाते थे। साइमन कमीशन आया था, उसकी रिकमेंडेशंस को डिस्कस हुआ, फिर जो इंडिया के भी प्रोविजंस हैं वो भी डिस्कस हुए, और उसके बेस पे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया। ठीक है। ब्रिटिश जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, उसमें वादों की इतनी झड़ी थी कि लोगों को, हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनको तो लगा शायद सब कुछ दे दिया, तो उन्हें थोड़े सालों के बाद समझ आया कि ये तो कुछ नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ बोला ही है। सो हमने उसी को बेस लिया है, और अच्छी चीजें जो हमें मिली वो हमने बाहर से जो जहां से अच्छा लगा वो बोरो कर ली। ब्रिटेन से हमने लॉ का बनाने का प्रोसीजर बोरो किया कि कितने बिल्स पे क्या वोटिंग चाहिए, क्या क्या सिग्नेचर चाहिए। लॉ रूल कैसे करेगा, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। एक मनी बिल होता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। तो हमने बहुत सारे केसों में लोकसभा को ज्यादा ताकतवर रखा है। 2 हाउसेज होते हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। मॉडल जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट का, हमने वहां से बोरो किया। पीएम की पोस्ट, स्पीकर की पोस्ट, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट सारा ब्रिटेन से लिया। यूएस से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ओरली है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट हमने यूएस से लिया है। प्रीएम्बल हमने यूएस से लिया है। प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस, वहां प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कमांडर होता है, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ही है। प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट है तो वही है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को ऐसी ताकतें दी गई हैं कि जुडिशरी जो उनको नौकरी पे रखता है उनको भी सजा दे सकती है। जुडिशरी को नौकरी पे एग्जीक्यूटिव रखता है, रखता गवर्नमेंट ही रख सकती है जुडिशरी को नौकरी पे, बट नौकरी से निकाल नहीं सकती, निकाल पार्लियामेंट सकती है। सो मैंने बताया था पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, नौकरी पे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव रखता है, निकालने की ताकत पार्लियामेंट के बाद। तो ताकि जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट को गलत काम करने पर भी डंडा मार सके, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट दी गई है। जजेस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की मर्जी के बिना। समझ आ रहा है आपको? जजेस जब रिटायर होते हैं तो जिस जगह से रिटायर हुआ है वहां पे वो दोबारा एज ए लॉयर काम नहीं कर सकते, तो हमने उनको एक तरह की इम्यूनिटीज भी दी हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस भी दी। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, मैंने अभी बताया था कि अगर कोई पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में समझ नहीं आता उसका मतलब क्या होगा, उसे रिव्यू करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो कोर्ट्स उसको रिव्यू कर सकती हैं। फंडामेंटल राइट्स, दे आर द बेसिक राइट्स, ये हमने बोरो किए हैं यूएस से। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने कंसेप्ट यूएस से लिया हुआ। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट कि किन डायरेक्शंस में काम करना है। अब आपने फंडामेंटल राइट्स दिए लोगों को कि आपने ये कर, आपके राइट्स हैं,
आपने ड्यूटीज दी गवर्नमेंट को कि फंडामेंटल ड्यूटीज की आपने ये करना है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज दी आपने लोगों को कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, आपने करना है। डायरेक्शंस दी आपने गवर्नमेंट को कि आपने क्या क्या करना है। तो गवर्नमेंट को जो डायरेक्शंस दी गई हैं जिसको गवर्नमेंट ने फॉलो करना है वाइल वर्किंग एज ए गवर्नमेंट, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं, या आयरलैंड से बोरो की हैं। ये जस्टिसिएबल नहीं है, इनको मनवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स को मनवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, दे आर जस्टिफाइड। आर्टिकल 32 हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है, आप फंडामेंटल राइट्स को पूरा करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मानते टाइम किसी का फंडामेंटल राइट ब्रेक डाउन हो जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपर हैंड मिलता है। तो बहुत सारे प्रोविजंस की डिटेल है जो हम सर्वे के साथ साथ पढ़ेंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं, मैं वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होते हैं और प्रेफरेंस वोटिंग होती है, तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राज्यसभा के लिए 12 लोग चुने जाते हैं, ये कंसेप्ट भी आयरलैंड से लिया। जापान से सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग के स्टाइल वगैरह जो है जापान से लिया। यूएसएसआर से 5 ईयर प्लान, 5 ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ये मैं कल की क्लास में पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि कहाँ से ऐसे बना। जब ग्रेट डिप्रेशन आया ना 1930s का, तो पूरा वर्ल्ड उसका इफेक्ट आया, यूएसएसआर पे कम आया। तो हमने उस टाइम इंडिपेंडेंस तो नहीं थी, हमने बाद में देखा कि क्यों आया, और हमें पता हमने एनालाइज किया कि उन्होंने जो 5 ईयर प्लानिंग की हुई थी अपनी ग्रोथ की, वो सबसे बड़ा रीजन रहा था इसका बचाने का। तो हमने भी 5 ईयर प्लान्स को बाद में इंडिपेंडेंस के डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया। कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है जहां सेंटर पे भी गवर्नमेंट है, स्टेट पे भी गवर्नमेंट है, और हमने ये स्ट्रक्चर लिया है। बट हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो क्वाजी फेडरल है। हमारे पास हमने पूरी पावर स्टेट्स को नहीं दी है, स्टेट्स बनाई गई हैं सेंटर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए। तो हमने स्टेट्स को, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम इकट्ठे रहेंगे। स्टेट्स हिस्सा है सेंटर का। पॉइंट समझ आया आपको? कामों को डिवाइड किया गया है। जो काम सेंटर के हाथ में है उसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, जो काम स्टेट के हाथ में है उसे स्टेट लिस्ट बोलते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, उसे हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। और जो तीनों में बच जाते हैं उन्हें हम रेजिड्यू लिस्ट बोलते हैं। रेजिड्यू लिस्ट की आइटम भी सेंटर के हाथ में। आर्टिकल 370 से पहले रेजिड्यू लिस्ट स्टेट की, जेएंडके की, जेएंडके के पास थी। अब जब खत्म हो गया था उसके बाद रेजिड्यू लिस्ट जेएंडके की भी सेंटर के हाथ में चलेगी। फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम कैसे सस्पेंड कर सकते हैं, कैसे चेक कर रख सकते हैं, ये जर्मनी से लिया है। वेमर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंकरेंट लिस्ट का आइडिया, प्रीएम्बल की लैंग्वेज, इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स में क्या प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं, और जॉइंट सेशन। देखिए जॉइंट सेशन का होता है जब हमारा एक बिल एक हाउस से पास हो जाए और दूसरा हाउस उसे बार बार अटका दे या 6 महीने तक वहां वो अटका रहे, तो हम ऐसे बिल पे दोनों हाउसेस को इकट्ठे बिठा के वोटिंग करवा सकते हैं, और वो दोनों भी हाउसेस के वोटिंग से पास हो जाए तो वो पास माना जाता है। ये लास्ट बिल जो है बीजेपी ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस का करवाया था, जिसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट बनाया गया था 2002 में। 2004 में इसे हटा दिया गया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी। साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ली हैं, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया। ये सारी बोरोइंग्स हैं हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सारा बढ़िया जो हमें लगा, हर वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसमें से हमने उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबल कर लिया और रीस्ट्रक्चर कर लिया हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी कमेटीज थी? 16 कमेटीज थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी। रूल्स और प्रोसीजर की कमेटी थी राजेंद्र प्रसाद के अंदर, स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद के अंदर थी। फाइनेंस और स्टाफ की कमेटी थी अनुराग नारायण सिन्हा के अंदर। क्रेडेंशियल कमेटी थी अलियादी कृष्णमूर्ति अय्यर के अंदर। हाउस कमेटी थी पी पीताबाई सीतारमैया के अंदर। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी थी के एम मुंशी के अंदर। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग थी राजेंद्र प्रसाद के अंदर। कमेटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जीवी मोवलांकर के अंदर।